नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को मशहूर गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। ये ऐप चीन की कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इससे पहले जून में भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। जुलाई में भी चीन से जुड़े 47 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। इस तरह अब तक कुल मिला के चीन से जुड़े 224 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लग चुका है। इसमें से ज्यादातर ऐप के भारत में बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने वाले थे और कई भारतीय युवाओं को लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी की एक तरह से लत लगी हुई थी। लत इतनी बुरी कि कई जिंदगियां इस गेम ने तबाह कर दी। चर्चा करेंगे इस पे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। अनुज अग्रवाल हैं, साइबर एक्सपर्ट। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक। आशीष पांडे हैं, अर्थशास्त्री। और पंकज श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, चीन मामलों के जानकार। आप चारों का बहुत स्वागत है। अनुज अग्रवाल, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि 118 ऐप बैन किए गए हैं। बताया गया है कि ये सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके के खतरे जो हैं वो उत्पन्न हो रहे थे इससे। देखिए, ये जो ऐप्स हैं, ये ऐप प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं पूरे विश्व में लोगों के लिए। क्योंकि जो कंपनीज इनको चला रही हैं, खासतौर पे जो चाइनीज कंपनीज हैं, उनके जो बिजनेस एथिक्स हैं वो डाउटफुल हैं। होना तो ये चाहिए कि जब आप किसी व्यक्ति को किसी ऐप में एनरोल करते हैं तो उसका जो निजी डेटा है जी, सेंसिटिव निजी डेटा है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, उसको या तो आप उससे लेना, और अगर आप लें तो उसको इस प्रकार से सुरक्षित करें कि उसका किसी प्रकार से भी मिसयूज ना हो और वो व्यक्ति किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई ना हो। लेकिन इन कंपनीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में पूरे विश्व को कोई जानकारी नहीं है जी। वहां पर किसी को एक्सेस नहीं है। तो आपके जो भी दिन भर के एक्टिविटी हैं, हाँ, जो आपकी लोकेशंस हैं, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, जो आपके व्यवहार हैं, जो आपका परिवार है, आपका जो कैमरा और जो माइक्रोफोन है, उससे जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सर्वर्स में जाती हैं, हाँ, और उन सर्वर से डेटा दुनिया भर की मार्केटिंग कंपनीज को बेचा जाता है। तो जब ये डेटा बेच दिया जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करते हुए कि आपकी आदतें क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, ये मार्केटिंग कंपनी उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए लोगों को एक तो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, और जो रग कंट्रीज हैं, जो देश ऐसे हैं जो भारत से मित्रता नहीं, हाँ, दिल से चाहते हैं, वो भारत के नागरिकों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, सेना में भी लोग हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, प्रशासन में हो सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था में हो सकते हैं जी, उनको भरमाने के लिए या उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने में आया था कि जब एक हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के स्टेशन पर हमला किया गया था, तो ये माना गया था कि उस समय कुछ फोन जो वहां पर थे और उनसे जो डेटा कैप्चर किया गया था वो किसी प्रकार से आतंकवादियों तक पहुंचा और वो उस हमले को पूरी तरह से, अच्छी तरह से करने में इसीलिए कामयाब हो पाए क्योंकि वहां पर जो लोग थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे या जो एसेट्स थी, उनकी लोकेशन और उनकी सबकी अवेलेबिलिटी को वो बड़े अच्छे से पॉइंट आउट कर पाए। तो ये जो डेटा का खेल चल रहा है इन एप्स के माध्यम से जी, वो हमारे देश, हमारे समाज, सुरक्षा, संप्रभुता और सोशल हार्मनी या जो समाज के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से विकास हो रहा है, वो सब चीजों के लिए बड़ा खतरनाक है। हाँ। और उससे भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है डेमोक्रेसी के लिए। जब हमारे लोगों की, नागरिकों की प्रोफाइल, हाँ, विदेश के लोगों के पास उनकी चाहत और उनकी नाराजगियों के साथ पहुंचती है तो उस डेटा का इस्तेमाल लोगों को भरमाने के लिए और चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है।
ठीक है अनुज अग्रवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण था इस वक्त कि ये कदम उठाया जाए, क्योंकि चीन की जो नापाक हरकतें हैं वो हम सब ने पिछले कई दिनों में कई दफा देखी हैं। ऐसे में जरूरी था कि इसको ये कदम उठा के चीन को एक जवाब भी दिया जाए एक नुकसान के तौर पे। देखिए, ये सिर्फ चीन को ही नहीं है, दुनिया भर के जो भी तमाम देश हैं आज भारत को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ 130 करोड़ की आबादी है और जो लगातार बढ़ रही है, तो आज भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा देश बन चुका है। हाँ। और हमारे यहाँ जो यूथ की पॉपुलेशन है, जो यंग लोगों की पॉपुलेशन है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ जब से हमारे यहाँ एक आर्थिक आजादी का कार्यक्रम शुरू हुआ है, लोगों की आय भी तेजी से बढ़ी है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ। तो दुनिया के सभी देश और उसमें चीन ऑब्वियसली सबसे आगे है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा भी एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे आ रहा है जी, जो भारत के पूरे व्यापार को और पूरे यूथ को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी चीजें बिकें। अगर हम अभी देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल ये दो नारे दिए, तो लोगों को शायद कम समझ में आया होगा कि इसका मतलब सिर्फ वही है, जैसे पुराने भी ऐसे नारे दिए गए हैं, ये एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या निर्यात को घटाएं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि भारत में सिर्फ और सिर्फ आयात हो और हमारे यहाँ कुछ बने ही ना। हाँ। आज अगर हम चीन के व्यापार को देखें तो चीन से जो हमारा व्यापार है 50-55 बिलियन डॉलर का फायदा लगातार चीन को हो रहा है। यानी हम हर साल इतना ज्यादा अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज चीन को दे रहे हैं और उसमें आईटी ये जो एप्स हैं, अब आप पबजी की बार आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने आज ये टॉपिक लिया है। पबजी सिर्फ हमारा डेटा चोरी नहीं कर रहा है, अगर आप देखें तो पबजी में बहुत सारे लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। क्योंकि पबजी एक कॉम्पिटिटिव गेम है जिसमें कई बच्चे मिलकर खेल भी सकते हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, 4-5 दोस्तों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर उसमें नए कपड़े खरीद सकते हैं, है ना, वर्चुअल कपड़े हैं, वो आपको कुछ नहीं मिलता है। आप उसमें जो उसमें वेपन्स हैं उसकी नई नई ड्रेसेस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें काफी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चे घरों से पैसा लेके कई बार हो सकता है चुरा भी रहे हो और उसमें काफी पैसा देते रहते हैं पबजी गेम में, जबकि उसके बदले में उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और ये एक टेंडेंसी होती है कि अगर एक बच्चे ने कोई अच्छी ड्रेस, कोई गोल्डन ड्रेस खरीदी या कोई गोल्डन पास, उसमें गोल्डन पास ही मिलता है 3000 रुपए में या अलग अलग समय पे अलग अलग फीस होती है। हाँ। तो दूसरा बच्चा भी कंपटीशन में उस तरह की चीजें खरीदेगा। तो इस प्रकार से ना सिर्फ ये एक मानसिक समस्या है जो कि लोगों को इसका आदी बना रही है, उनका डेटा चुरा रही है, सामरिक रूप से और सामाजिक रूप से, ये आर्थिक रूप से भी हमारे ऊपर प्रहार हो रहा था। आखिर उस गेम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए हम चीन को लगातार पैसा दें। ये एक वैसा ही गेम है जैसे पहले भी बहुत से गेम आ चुके हैं, लेकिन इस गेम में बहुत चालाकी के साथ बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है, या जो खेलने वाले हैं चाहे उसमें बड़े भी हों, कि आप तरह तरह की ड्रेस बदल सकते हैं और अपने हथियारों को और दूसरी चीजों को बदल सकते हैं, और उसके लिए आपको इनको पैसे देने पड़ते हैं, प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ता है। और इस प्रकार से भारत की ओर से काफी आर्थिक संसाधन भी चीन की ओर जा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है इन सभी चीजों को देखते हुए अगर हम वोकल फॉर लोकल, अगर ऐसा ही कोई गेम या ऐसे कोई गेम भारत के लोग बनाएं, तो कम से कम ये जो पैसा है जो कि एंटरटेनमेंट में खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट में पैसा खर्च करना तो गलत बात नहीं, लोग जाते हैं सिनेमा भी देखते हैं और तरह के गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन बाहर तो ना जाए। हमारे ही लोग अगर उसको इस्तेमाल कर पाए तो ये एक जो खतरनाक गेम दुनिया की तरफ से चल रहा है, आज भारत को, मार्केट को पूरी तरफ से कैप्चर करना, और अगर बच्चों को आपने कैप्चर कर लिया तो वो आगे तक लगातार आपके कस्टमर बने रहेंगे जी। तो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है ये एक अच्छा समयोचित कदम है और इससे हमें कई मोर्चों पर फायदा होगा। लेकिन ये जरूरी है कि हमारे लोग इसको समझे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे गेम या जो भी चीजें हैं वो भारत में बनाएं और लोग कहीं ना कहीं अपनी चीजों को इस्तेमाल करने की आदत डालें, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। ठीक है अनुज जी, हमारे साथ आशीष तिवारी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी इस वक्त इस डिबेट को लाइव देखा जा रहा है। एक दर्शक है आशीष तिवारी, अनुज जी वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि विदेशी ऐप इतनी जल्दी भारत में कैसे लोकप्रिय हो जाते हैं जबकि अपने देश में बने ऐप इतनी जल्दी बच्चों और नौजवानों में लोकप्रिय नहीं हो पाते।
देखिए ऐसा है कि जो इस समय की मांग है, आज जो साइकोलॉजी है बच्चों की, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों से बच्चे ज्यादातर पढ़ रहे हैं, और कुछ जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी ये बार बार बात कही कि जो हमारा देश एक लंबे समय तक गुलामी में रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक छिपी हुई मानसिकता भारत में लोगों के दिमाग में आ गई है कि विदेशों की बनी हुई चीज अच्छी होती है। आज हम चाइना या कोरिया की बनी हुई चीजों को अच्छा मान रहे हैं, पहले जापान और उसके पहले अमेरिका की बनी हुई चीजों को अच्छा मान रहे थे। तो ये भी एक कारण है। और तीसरा, अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो डेवलपर्स हैं उनके पास जो फाइनेंशियल मसल इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऐप शुरू में बनाए जाते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जी। और उस पर नए नए खेल लाए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। आपको जो है रिस्क कैपिटल की जरूरत होती है जी। उसकी अभी हमारे यहाँ कमी है जी। तो ये चाइना चूंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री बन चुका है और वहां पर जो है इंटरेस्ट भी कम है और वहां की सरकार काफी इन चीजों को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि उसके पीछे ना सिर्फ उनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। वो पूरे देश के लोगों का डेटा, उनका डेमोग्राफिक डेटा और उनकी पसंद नापसंद को भी ग्रैब करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा भारी कारण बन गया है कि हमारे देश की चीजें नहीं बिक पा रही हैं, नहीं पॉपुलर हो रही हैं और लोग विदेशी चीजों पर, चाहे वो चाइना की क्यों ना हो। एक जमाने में अभी भी हम लोग खराब चीज को चाइनीज बोल देते हैं कि ये चाइनीज आइटम है, मतलब कोई खराब आइटम है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब इस पे प्रतिक्रिया कर रहे हैं को अपनाने की एक, ये देखिए इसका जो ताल्लुक है वो हमारे अंदर जो एक हीन भावना भर गई है उससे भी है, क्योंकि हम लोग लगातार ये मानकर चल रहे हैं कि हम अच्छा काम नहीं कर सकते, हम अमेरिकन के मुकाबले नहीं हो सकते। और जब तक ये हीन भावना किसी भी समाज के साथ जुड़ी रहेगी, वो उस प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे। आज हम अपना आदर्श शिवाजी को नहीं मानते, आज हम अपना आदर्श चंद्रगुप्त को नहीं मानते, तो इसलिए हम बड़े बड़े काम करने से कतराते हैं। और ये जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो उनको एक बहुत अच्छा मौका एक अमेरिकन कंपनी ने दिया कि कोई बात नहीं, आप हमारे बराबर आइए, रिसर्च करिए, आपको हम पैसा दे रहे हैं, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसकी जगह वो छोटे छोटे काम जैसे कि टेबल टेनिस, ये सब तो वो खुद भी अरेंज कर सकते थे। लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो इस प्रकार की बन गई है कि हम उतना अच्छा या उनके जैसा काम कर ही नहीं सकते। तो हम अपनी एक अंतर्मुखी जो प्रतिभा है उसी में रह गए हैं और इसलिए कोई बहुत अच्छा धमाकेदार प्रोडक्ट या सोल्यूशन अभी तक हम मार्केट में नहीं ला पाए हैं। एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम इसीलिए पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें जी, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसके पीछे भारतीयों की मेहनत है, लेकिन किसी भारतीय नाम से कोई बड़ा सॉफ्टवेयर पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में मार्केट में नहीं आया है। चलिए अनुज जी, वक्त की बहुत कमी है, माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से और बहुत सही तरीके से चीजों को समझाया। आप चारों का बहुत शुक्रिया, अनुज अग्रवाल, डॉक्टर कपिल कक्कड़, आशीष पांडे, पंकज श्रीवास्तव। तो चर्चा में आज कोशिश यही थी कि जो मनोवैज्ञानिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और जिस तरीके की रणनीति भारत की रही है चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, 118 ऐप को बैन किया गया, पबजी समेत। पबजी जिसने भारी नुकसान भारत को पहुंचाया, युवाओं को डिप्रेशन का शिकार बनाया, उसको भी बैन किया गया है।